दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप सुकून एफएम चैनल पर पहली बार सीक्रेट घर जमाई कहानी सुन रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद बेल आइकन भी दबा लें जिससे हर रोज आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। दोस्तों हम सीक्रेट घर जमाई के 100 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कहानी दिल से ही अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताना। मैंने 100 कमेंट के लिए कल कहा था और आज मैं कह रहा हूं कि आज 101 कमेंट होने ही चाहिए और कम से कम इसके 500 शेयर आज आप लोग करेंगे ही करेंगे। और जो भी दोस्त आज शेयर करे और कमेंट करे तो वो प्लीज कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि आज किसी किसी ने शेयर किया है। कल की वीडियो में उन सभी दोस्तों का मैं नाम अनाउंस करूंगा जिन लोगों ने अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई को शेयर किया होगा। और जो भी नए दोस्त हैं वो अपने शहर और अपने गांव का नाम जरूर कमेंट में लिखकर भेजें जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहां से अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई को सुन रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1000 लोग देखते हैं तो कम से कम 1000 तो लाइक होने भी चाहिए। ये आप लोग खुद समझदार हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप कहानी सुनते हैं और एक लाइक नहीं करते तो यार लाइक करने में तो कुछ आपका पैसा भी नहीं जा रहा है। सिर्फ एक छोटा सा अंगूठा ही लगाना है आपको, वीडियो लाइक हो जाता है। तो सभी के सभी दोस्त वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर करेंगे, कमेंट भी जरूर करेंगे और 101 कमेंट आज हम करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए और 500 शेयर कर दीजिए और 1000 लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आज के सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 101 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर जब ऑफिस आया तो वहां पर प्राची मिल गई। प्राची को देखते ही समर उत्तेजित हो गया और उसने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन तभी इरा भी राउंड पर थी और इरा ने उन दोनों को हाथों में हाथ डालकर देखा तो वो बिल्कुल नाराज हो गई थी। इरा को भी पिछले कुछ दिनों में समर की बहुत याद आ रही थी। उसकी वापसी की खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। लेकिन अब समर को प्राची का हाथ थामे देखकर इरा बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके बाद जाते हुए उसने हल्के से खांसी की। वहीं खांसी की आवाज सुनकर समर और प्राची दोनों ने अपना सिर इरा की तरफ घुमाया। उनके चेहरे पर अजीबता की एक साफ दिखाई दे रहा था। इरा ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज वर्किंग आवर्स के दौरान ये सब मत किया करो, तुम लोग अपने आसपास भी थोड़ा ध्यान रखा करो। उसकी आवाज में चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। समर ने प्राची के हाथ को छोड़ दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस इरा, बहुत समय हो गया है तुमसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इरा ने समर की बातों पर संदेह स्पष्ट जताते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी सचमुच याद आ रही थी तो तुम पिछले कुछ दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आई। समर ने अपने अंदाज में कहा, मिस इरा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी याद में बीमार हो गया था। आज आकर मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ, इसलिए मैं तुरंत ऑफिस आ गया तुमसे मिलने के लिए। उसकी ये स्वीट सी बातें सुनकर इरा खुश हो गई थी। इरा को अभी भी बेहतर महसूस होने लगा था। लेकिन तभी अचानक समर के चेहरे देखकर उसकी भौहें तन गई। समर ने अभी अभी बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार था। बीमार लोगों का चेहरा तो पीला पड़ जाता है, लेकिन समर की त्वचा तो और ज्यादा चमकदार और सुर्ख हो गई थी। वो बहुत ज्यादा स्वस्थ दिखाई दे रहा था। ये किसी भी औरत की त्वचा से बहुत अच्छी त्वचा थी। उसको तो देखकर लग रहा था कि वो कभी बीमार हुआ ही नहीं था। समर के सफेद झूठ को सुनकर इरा को गुस्सा आ रहा था। इरा ने थोड़े गुस्से में अपने होठ फुलाकर कहा, समर, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अपनी तरफ देखो, तुम्हारी स्किन इतनी बेदाग है कि बॉलीवुड हीरोज भी तुम्हारा चेहरा देखकर शर्मा जाए। तुम जरा भी बीमार नहीं लग रहे हो। तुमने जो मुझसे झूठ बोला उसके लिए तुम्हें सजा के तौर पर तुम्हें आज 1 घंटे का ओवर टाइम करना पड़ेगा। इरा ने समर को कुछ भी समझने और समझाने का मौका ही नहीं दिया। वो मुड़ी और अपनी लंबी पतली टांगों के साथ अपने कैबिन की तरफ चली गई। पीछे एक खूबसूरत परछाई छोड़ गई। तभी प्राची ने अपने पर्स में हाथ डाला और एक छोटा सा आईना निकालकर समर को देते हुए कहा, समर, तुम्हारा बहाना वाकई बहुत बेकार था। तुम्हारा चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो। खुद को आईने में देखो।
तुम्हारी त्वचा मेरी त्वचा से भी ज्यादा चमक रही है। प्राची के कहने पर समर ने खुद को आईने में देखा और बिल्कुल वो अवाक रह गया। उसका चेहरा गोरा और कोमल था, गाल गुलाबी, किसी शीशे की तरह बेदाग। सिर्फ इरा ही नहीं, बल्कि अगर कोई और भी उसे देखता तो उसे यकीन नहीं होता कि यह आदमी कभी बीमार भी हुआ था। उसकी इस चमकती स्किन को देखकर प्राची को भी अब जलन हो रही थी। समर जानता था कि उसे अपनी उत्तम त्वचा का थोड़ा भी उठाना पड़ेगा। ये मजेदार बात थी कि दूसरों को ये समझा भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा एंशियंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के बारे में कोई भी नहीं जानता था और उसे इसे गुप्त भी तो रखना था। समर ने मुस्कुराते हुए प्राची से कहा, प्राची मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, काम के बाद हम कॉफी पीने चलेंगे। प्राची ने सिर हिलाया। वो थोड़ी खुश हो गई। उनको एक साथ खाना खाए हुए बहुत समय बीत चुका था। उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। प्राची से बात करने के बाद समर अपनी डेस्क पर पहुंच गया। उसने सेल्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। जाहिर है वो ध्वनि अरोड़ा के बारे में जानना चाहता था। अग्रवाल इंडस्ट्री की मेन पार्टनरशिप डायमंड इंडस्ट्री के साथ ही थी और विस्तार का प्लान भी था। तभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, तभी अचानक प्राची का फोन बज उठा। सेल्स डिपार्टमेंट के शांत माहौल में उसके रिंगटोन की आवाज सबको साफ सुनाई दे रही थी। समर और बाकी सबका ध्यान भी उसी की तरफ एकदम से चला गया था। प्राची असहजता से एकदम झिझकी। वर्किंग आवर्स के दौरान मोबाइल फोन चालू रखना रूल्स के विरुद्ध था। सेल्स टीम के लीडर होने के नाते वो इस रूल को अच्छी तरह से जानती हुई थी, लेकिन सुबह सुबह वो इतनी जल्दी में थी कि अपना फोन तो साइलेंट करना वो भूल ही गई थी। प्राची फोन का जवाब देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि कॉल उसके पिता का था, उसने दूसरों की तरफ क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराकर बाहर जाकर फोन अटेंड कर लिया। फोन अटेंड करते ही प्राची ने कहा, पापा मैं अभी ऑफिस में हूँ, आपको पता भी है एक कंपनी में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, फिर आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, क्या हुआ है? उधर से दर्शन देसाई ने कहा, प्राची तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, थोड़ा तैयार हो जाओ, तुम्हें ऑफिस टाइम के बाद उससे मिलने जाना है। प्राची ने झुंझलाते हुए कहा, पापा मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे ऐसे ब्लाइंड डेट्स पसंद नहीं हैं। दर्शन ने उसको समझाते हुए कहा, प्राची बेटा, इस लड़के को तुम्हारी मौसी ने भेजा है, अगर तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं तो तुम्हें अपनी मौसी के प्रति शिष्टाचार दिखाते हुए उसे मिलने तो जाना पड़ेगा ना बेटा। प्राची ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पापा मैं अभी काम पर हूँ, हम काम के बाद इस बारे में बात करेंगे। ये कहते हुए उसने जल्दी से फोन काट दिया। प्राची की मौसी उसके और उसके पापा के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। जब उसके पापा पैरालाइज्ड थे तब भी उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब जब मौसी उसे किसी से मिलवाना चाहती थी तो वो चाहकर भी इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकती थी। प्राची सेल्स डिपार्टमेंट में वापस आ गई। उसके चेहरे पर भारीपन और बेचैनी थी। उसका मूड स्पष्ट रूप से एक कॉल की वजह से ही खराब हो गया था। पूरा दिन प्राची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई। उसने कई बार स्प्रेडशीट में गड़बड़ी भी कर दी, जिसके लिए उसे इरा से डांट भी पड़ी। काम के बाद प्राची का चेहरा अभी भी उदास बादलों से भरा हुआ था। उसकी ये सिचुएशन देखकर समर ने मुस्कुराते हुए प्राची की तरफ चलते हुए पूछा, प्राची मुझे बताओ कि तुम्हें ये क्या बात परेशान कर रही है? प्राची ने तभी सिर हिलाते हुए कहा, समर मेरी मौसी ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। समर ने देखा कि प्राची का चेहरा चिंता से भर गया था, इसीलिए उसने कहा, प्राची चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर चलूंगा। असल में इस हरकत के पीछे उसका कुछ और ही मकसद था, यानी वो प्राची को किसी और की गर्लफ्रेंड नहीं बनने दे सकता था। अगर प्राची की कोई बॉयफ्रेंड मिल जाता तो समर बहुत दुखी होता। ये उसके एक छोटे से स्वार्थ की वजह से था।
प्राची ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, समर, क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलोगे? प्राची के गुलाबी होठ मुड़ गए, उसकी आंखें चमक उठी और वो थोड़ी खुश भी हो गई थी। अगर समर प्राची के साथ जाता है तो बस उसे उस लड़के को भगाने की जरूरत है जिसे मौसी ने ब्लाइंड डेट के लिए सेट किया था। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, प्राची, चलो मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। प्राची ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन समर, डायरेक्टर ईरा ने तुम्हें 1 घंटा ओवर टाइम करने के लिए कहा था, वो कैसे अरेंज करोगे? समर ने हाथ हिलाकर घमंडी आवाज में कहा, तुम्हारी ब्लाइंड डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राची, इसलिए आज मुझे कोई भी ओवर टाइम नहीं करना है। ये कहकर समर प्राची का हाथ पकड़कर उसको लगभग घसीटते हुए सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर ले गया। ईरा जब अपना काम खत्म करके सेल्स डिपार्टमेंट में आई तो उसने देखा समर वहां पर नहीं था। वो काफी नाराज हो गई थी। ईरा असल में नहीं चाहती थी कि समर काम करे, ये तो बस उसके साथ ज्यादा समय बिताने का एक बहाना था। अब जब समर जा रहा था तो उसे अकेलापन महसूस होना शुरू हो गया था। वहीं समर और प्राची कंपनी से निकलकर प्राची की गाड़ी में वर्मा होटल की तरफ पहुंच गए। ठीक इसी समय उधर वर्मा होटल के एक वीआईपी कमरे में प्राची के पापा मेज पर मेन सीट पर बैठे थे। उनके बाईं तरफ प्राची की मौसी श्रुति बैठी थी। श्रुति लगभग 40 साल की ही थी। हालांकि वो 40 साल की थी, लेकिन उनकी त्वचा गोरी और चिकनी थी। वो देखने में किसी नौजवान लड़के के जैसे ही दिखाई देती थी। श्रुति स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का बिजनेस करती थी। उसकी अच्छी खासी आमदनी थी और वह अपने शरीर के रखरखाव पर भी ध्यान देती थी, जिससे वो बहुत खूबसूरत दिखती थी। मेज के दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक नौजवान बैठा था। अधेड़ उम्र का आदमी लंबा चौड़ा और ताकतवर शरीर वाला था। वो बहुत ताकतवर लग रहा था। उसका नाम सतीश था और वो इंदौर मार्शल आर्ट अकादमी का हेड था। सतीश के बगल में एक 20 साल का लड़का बैठा था। वो भी अब काफी लंबा चौड़ा था। उसकी आंखें बड़ी और भौहें घनी थी। उसकी त्वचा थोड़ी काली थी, लेकिन उसका शरीर बहुत सुडौल था। उस युवक का नाम विक्की था। वो मार्शल आर्ट अकादमी के हेड का बेटा था। उसे खाली समय में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना बहुत पसंद था और वो कुंग फू में भी अच्छा था। सतीश ने भौहें चढ़ाकर श्रुति से पूछा, श्रुति, आपकी भतीजी कब तक आएगी? श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर सतीश, प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। मैंने उन्हें फोन करके जल्दी आने को कहा है। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगी। हेड सतीश एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें श्रुति नाराज नहीं कर सकती थी। मार्शल आर्ट अकेडमी इस बार कुल 100 करोड़ के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदने जा रहा था। अकादमी ने कई कंपनियों को बोली लगाने के लिए इनवाइट किया और श्रुति की कंपनी उनमें से एक थी। 100 करोड़ की इस बिजनेस डील को हासिल करने के लिए श्रुति अपनी भतीजी को सतीश के बेटे से मिलवाना चाहती थी। अगर जरा भी संभावना होती कि प्राची और विक्की डेटिंग शुरू कर देते तो ये बिजनेस डील निसंदेह उनकी ही होती। बेचारी प्राची ने सोचा कि उसकी मौसी सच में उसे अपने होने वाले बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती है। हालांकि उसकी मौसी तो ऐसा अपने बिजनेस के लिए कर रही थी। दर्शन ने पहले श्रुति की मदद ली थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ जाए। इसके अलावा विक्की का रंग, रूप और रुतबा भी बुरा नहीं था, इसलिए वो इस ब्लाइंड डेट के लिए भी राजी हो गया था। तभी खट खट खट, तभी किसी ने वीआईपी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। श्रुति ने अचानक खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ, जरूर प्राची ही होगी, मैं उसके लिए दरवाजा खोलती हूँ। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही श्रुति ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि प्राची के बगल में एक लड़का भी खड़ा था। उसने प्राची को साफ साफ कहा था कि उसे अकेले आना है, फिर वो एक लड़के के साथ यहाँ क्यों आई थी।
श्रुति ने असंतुष्ट महसूस करते हुए कहा, प्राची, मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था ना, फिर तुम किसी बाहरी व्यक्ति को साथ क्यों लेकर आई हो? वो नाराजगी भरे स्वर से प्राची को देख रही थी। उसने ये कहते हुए मन ही मन में कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक ब्लाइंड डेट है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम अपने किसी फ्रेंड या किसी करीबी लड़की को साथ लेकर आ सकती थी। किसी लड़के को साथ लेकर आने का क्या मतलब था? श्रोते के मन में प्राची के उसके नासमझे को दोषी ठहरा दिया था। तभी प्राची ने अपनी बोहें चढ़ाते हुए कहा, मौसी, ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये मेरा क्लीग समर है। वो भी अपनी मौसी से असंतुष्ट महसूस कर रही थी। तभी दर्शन ने उनके बीच में आते हुए समर की तरफ देखते हुए कहा, अरे समर, तुम भी प्राची के साथ आए हो, प्लीज अंदर आ जाओ, वहां क्यों खड़े हो? ये कहते हुए दर्शन उसके पास आ गया था। दर्शन समर का बहुत आभारी था, क्योंकि समर ने पहले भी उसका लकवा ठीक किया था और इसके अलावा समर ने उसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे भी दिए थे। अगर समर ने होता तो दर्शन ने ये उपलब्धियां कभी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाता। दर्शन समर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने ये घसीटकर मेज पर अपने पास बैठा लिया। ऐसा लग रहा था कि वो समर के साथ पहले से ज्यादा गर्मजोशी से पेश आ रहा था। श्रुति इसके इस रवैये से असंतुष्ट हो गई थी। ये समर सुंदर दिखता था, लेकिन वो तो कंपनी का एक एम्प्लॉय ही था। उसमें क्या प्रतिभा हो सकती है? जबकि विक्की मार्शल आर्ट एकेडमी के हेड मास्टर का बेटा था। उसका बैकग्राउंड, ताकत और रुतबा, ये सब समर से बेहतर था। श्रुति को दर्शन के इस टनल विजन से कुछ शिकायत थी। वहां विक्की की पहली नजर में ही प्राची को देखकर वो खुश हो गया था। उसने मन ही मन में कहा, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। प्राची का चेहरा निर्मल था और खिलते हुए कमल के जैसा। उसकी त्वचा सफेद और चिकनी थी, जैसे कोई महीन जेड हो। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के तारे चमकते हो। उसके गुलाबी होठ चेरी के जैसे थे और लड़कों को उन्हें काटने के लिए मजबूर कर देते थे। उनमें वही गुलाबी सूट उसने पहना था जो काम पर पहनती थी। इस ड्रेस में उसका सुडौल फिगर काफी साफ दिखाई दे रहा था। विक्की ने प्राची को घूर कर देखा और मन ही मन इतने सुंदर लड़की को देखकर वो खुश होता जा रहा था। वो मार्शल आर्ट एकेडमी के प्रिंसिपल का बेटा था। अकादमी में ज्यादातर छात्र लड़के ही थे। हालांकि लड़कियां भी थी, लेकिन ये सब प्राची जितनी खूबसूरत नहीं थी। विकी प्राची पर लगभग मोहित हो ही चुका था। उसकी नजरें प्राची से हट भी नहीं रही थी, जिसे देखकर श्रुति बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर विक्की की प्राची में रुचि हो गई, डेटिंग करने लगे, तो उसकी बिजनेस डील भी आखिर पक्की हो ही जाएगी। श्रुति ने सतीश और विक्की की तरफ तभी देखते हुए कहा, ये मेरी भतीजी प्राची है। ये अग्रवाल इंडस्ट्री में सेल्स टीम लीडर के रूप में काम कर रही है। आप बताइए, आपको मेरी भतीजी कैसी लगी? तभी सतीश ने सिर हिलाया और वो प्राची को देखकर संतुष्ट था। वो न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि पवित्र और शालीन भी थी। पहली नजर में ही वो एक अच्छी लड़की लग रही थी। विक्की ने तभी जोश में आकर कहा, श्रुति मौसी, मुझे तो प्राची बहुत अच्छी लगी। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे डेट करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसकी बात सुनकर प्राची ने दुखी होकर अपनी भौहें चढ़ाई। उसने बस मौसी से वादा किया था कि वो आकर लड़के को देख लेगी, लेकिन वो इस बदतमीज इंसान हाँ कहने के लिए तैयार नहीं थी। श्रुति ने प्राची को आंखें मूंद कर उसे विक्की को हाँ कहने के लिए कहा, प्राची, विक्की मार्शल आर्ट एकेडमी के हेड का बेटा है। उसका परिवार बहुत अमीर है। उसकी गर्लफ्रेंड होना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अब बस तुम तुरंत हाँ कह दो। श्रुति को इतना उत्साहित देखकर समर निश्चित रूप से खुश नहीं हुआ था। सीधे तौर पर उसने कहा, श्रुति मौसी, ये प्राची की ब्लाइंड डेट है, आपकी नहीं। मुझे लगता है आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। समर की बात सुनकर श्रुति नाराज हो गई। उसको बैकग्राउंड बताना किसी और के काम में दखल देना कैसा हो सकता था? प्राची की मौसी का
बस इतना ही चाहना था कि उसे एक धनी जेंटलमैन मिले जिसके पास अच्छा पैसा हो। हाँ, समर हैंडसम तो दिख रहा था, लेकिन हैंडसम दिखना काफी अच्छा नहीं था। अमीर होना ज्यादा जरूरी था। विकी कई सालों से बिजनेस भी कर रहा था। पैसे की अहमियत को वो गहराई से समझता था। श्रुति ने समर को देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, समर, आप प्राची के कलीग हैं। मैं प्राची की मौसी हूँ। आप ही हैं जो दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हैं, तो आप प्लीज बीच में मत बोलें। तभी प्राची ने अपनी मौसी से अप्रसन्न होकर कहा, मौसी, आप समर से इस तरह बात कैसे कर सकती हैं? हमेशा अपनी बात मनवाने वाली भतीजी को इस बार अपनी बात का खंडन करते देखकर श्रुति चिढ़ गई थी। उसने दर्शन की तरफ देखा और कहा, जीजा जी, अपनी बेटी को तो देखो। वो अपनी मौसी को छोड़कर किसी अनजान का पक्ष ले रही है। श्रुति को जिस बात ने चौंका दिया था वो थी कि दर्शन ने भी उसका खंडन कर दिया और उसने कहा, समर हमारे लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है। उसने ही मेरी जान बचाई थी। मुझे उम्मीद है कि तुम अब उससे सम्मान के लिए बात करोगी। दर्शन ने की बात सुनकर श्रुति के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने गुस्से से कहा, जीजा जी, क्या आप भूल गए कि जब आप बिस्तर पर बीमार पड़े थे तब मैंने आपकी कितनी मदद की, पैसे भी दिए। अब आप समर के लिए सिर्फ मेरे खिलाफ जा रहे हैं? दर्शन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने पहले मेरी मदद की थी, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समर के बारे में इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। श्रुति, उसकी बात सुनकर समर बिल्कुल अवाक रह गया था। उसने जो कहा था वो संयोग से कहा था, लेकिन अब यही बात प्राची की मौसी और उसके पिता के बीच बहस का कारण बन गई थी। इसलिए समर ने भौहें चढ़ाकर ऊंची आवाज में कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहस बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि प्राची कभी भी विकी के गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी। उसने सोचा कि चूंकि वो उसकी बात की वजह से ही हुआ है, इसलिए उसे ही इस प्रॉब्लम का समाधान करना चाहिए। समर की बात से विको बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे प्राची बहुत पसंद आ गई थी। उसने प्राची की मौसी भी इस रिश्ते के लिए राजी थी। फिर ये आदमी कौन था जो उसे मना कर रहा था और उसे मना करने का क्या हक था? विकी ने गुस्से भरी ठंडी आवाज में कहा, समर, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे तो प्राची मेरी गर्लफ्रेंड बनने से इनकार कर देगी? उसकी बात सुनकर समर भी नाराज हो गया। उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम कौन हो? प्राची मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? समर की बात सुनकर विक्की के चेहरे के भाव बदल गए और वो तुरंत बोला, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। वो तुम जैसे फटीचर को क्यों पसंद करेगी? मैं मार्शल आर्ट एकेडमी के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं तुमसे बहुत बेहतर हूं। तभी समर ने शांति से कहा, मुझे कुछ बोलने से पहले अपनी तरफ देखो। बड़ा और बेवकूफ, लंबा और काली त्वचा वाला प्राची कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ेगी। ये कहने के बाद ये साबित करने के लिए कि प्राची उसकी प्रेमिका थी, समर ने प्राची का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियां आपस में फैला ली। इसे विक्की इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। प्राची का हाथ समर के हाथ में था। उसका निर्मल चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने भी लगा था। समर की बातें सुनकर प्राची ने मन ही मन में कहा, समर ने अभी अभी कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्राची अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रही थी। तभी विक्की अचानक उठ खड़ा हुआ। हड़बड़ी में होने के कारण उसकी हरकत से कुर्सी भी गिर गई थी। उसे लगा कि समर जानबूझकर प्राची का हाथ उसके सामने पकड़कर उसे उकसा रहा था। उसने गुस्से में कहा, समर, मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें। जो इस चैलेंज में जीतेगा वो प्राची का बॉयफ्रेंड बनेगा। मार्शल आर्ट एकेडमी के हेडमास्टर का बेटा होने के नाते विक्की छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट सीख रहा था। वो आर्ट स्टाइल्स में ब्लैक बेल्ट हासिल भी कर चुका था। उसके लिए 7-8 लोगों से लड़ना और जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था। मार्शल आर्ट एकेडमी में
जब लोग किसी विवाद में फंस जाते थे तो उसे सुलझाने के लिए आपस में लड़ते थे। जो जीतता था उसे चुनने का अधिकार मिलता था, और जो हार जाता वो स्वतः ही हार मान लेता था। समर की दो चीजों में सबसे ज्यादा नफरत थी। पहला, किसी का उसको धमकी देना, और दूसरा, किसी का उसको चैलेंज करना। इस विक्की ने समर को चैलेंज करके नाराज कर दिया था। समर ने मन ही मन में कहा, बच्चे तुम आग से खेल रहे हो। समर ने खड़े होकर ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जो हारेगा उसे जाना पड़ेगा, और फिर वो कभी भी प्राची के करीब आने की कोशिश भी नहीं करेगा। समर ने इस आदमी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था, यह जानते हुए कि विकी समर को चैलेंज देने वाला है। प्राची और दर्शन उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि वे समर को अच्छी तरह जानते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उसे नुकसान पहुंचे, लेकिन समर ने हाथ हिलाकर उन्हें कहा कि वो उसकी चिंता न करे। मार्शल आर्ट अकादमी में जब लोग किसी विवाद में फंस जाते थे तो उसे सुलझाने के लिए आपस में लड़ते थे। जो जीतता था उसे चुनने का अधिकार मिलता था, और जो हार जाता वो स्वतः ही हार मान लेता था। तभी समर ने विक्की की तरफ देखा। वो जानता था कि ये लड़का मार्शल आर्ट अकादमी से आया है। वो भी एक मार्शल आर्ट फाइटर था, लेकिन उसने सिर्फ बुनियादी मार्शल आर्ट ही सीखी थी, जो समर के लिए बस एक चींटी के बराबर था। आम लोगों को ये मुश्किल लग सकता था, लेकिन उसके लिए बहुत आसान काम था। समर अभी अभी एंशियंट मार्शल आर्ट में निपुण भी हो चुका था। लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज में आ चुका था। उसकी त्वचा लोहे जैसी सख्त हो चुकी थी। यही वो समय था जब वह अपनी नई ताकत को आजमा सकता था। और तभी विक्की उसके पास भी आ गया था। विक्की ऊंची आवाज में चिल्लाया और अपने दाहिने पंच को अचानक पावरफुल रूप से समर की छाती की तरफ घुमा दिया। यह पंच लगभग 200 किलोग्राम की फोर्स से लग सकता था। बेहद पावरफुल था। उसका एक पंच कई मोटे लकड़ी के तख्तों को भी तोड़ सकता था। अगर किसी सामान्य व्यक्ति को विक्की का यह पंच लगता तो उसकी पसलियां टूट जाती। लेकिन समर बिल्कुल भी नहीं हिला, शांति से विक्की को देखता रहा। प्राची ने जब देखा कि समर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है तो उसने चिंतित होते हुए कहा, समर, बचने की कोशिश करो। उसे चिंता हो रही थी कि समर को चोट लग जाएगी। आज समर उसकी मदद के लिए यहाँ आया था। अगर उसे विक्की चोट पहुंचा देगा तो प्राची खुद को उसका दोषी मानेगी। समर ने प्राची की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, उसे चिंता न करने की सलाह दी। वो स्थिर खड़ा रहा, और उसने विक्की के पंच से बचने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, न ही हमला करने की कोशिश की। वो अपनी त्वचा की मजबूती आजमाना चाहता था। तभी विक्की ने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटा, तुम खुद मौत ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब बाद में मुझे दोष मत देना। वो क्रूरता से मुस्कुराया। उसका 200 किलोग्राम का पंच समर की छाती में जा लगा। तभी एकदम से कटाक की आवाज आई। तभी एक हड्डी के चटकने की आवाज ने सभी को चौंका दिया। प्राची ने मन ही मन में कहा, अरे नहीं, समर की पसलियां टूट गई। प्राची का चेहरा पीला पड़ गया था, और उसके आंसू लगभग निकल ही आए थे। वो इस सबसे ज्यादा चिंतित हो रही थी। सतीश खुश था कि समर को मजाक भरी वो नजरों से देख भी रहा था। उसने सोचा कि समर एक बेवकूफ है। समर को वार से बचने की कोशिश भी करना नहीं आता था, और उसके बेटे के पंच से उसकी पसलियां टूट गई थी। उसने मन ही मन में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक एक्समैन हो जो इस पंच का विरोध करने के लिए सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो? लेकिन तभी विक्की ने दुखी होकर चिल्लाकर कहा, ओह मेरा हाथ। उसकी चीख सुनकर सभी भ्रमित हो गए थे। सभी यही सोच रहे थे कि चीखना तो समर को चाहिए था, फिर विक्की क्यों चीख रहा था। लेकिन जब सबने विक्की की तरफ देखा तो उनके चेहरे अचानक से बदल गए थे। वो सिर्फ इतना देख पाए थे कि उसका हाथ टूट गया है। उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। ये बेहद भयानक लग रहा था। विक्की ने अपने टूटे हुए पंच को ठीक किया और गुस्से में कहा,
समर, तुमने जो किया वो चीटिंग है। तुमने अपनी शर्ट में एक स्टील की प्लेट लगा रखी है, जिससे मेरा हाथ टूट गया। विक्की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर समर को पंच मारा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी स्टील की प्लेट पर उसका पंच मरा है। नहीं, समर की स्किन ही स्टील की प्लेट से ज्यादा ताकतवर थी। वो किसी अभेद्य ट्रोन ब्लॉक जैसी बन गई थी। जैसे ही उसने उसका सीधा हाथ तोड़ दिया। विक्की की बात सुनकर सतीश भी पागल हो गया था। वो जानता था कि उसके बेटे का पंच लगभग 200 किलोग्राम फोर्स का था। वो कैसे हो सकता था कि वो समर के छाती से टूट जाए। यह इसलिए हुआ कि इस कमीने ने स्टील की प्लेट पहनी हुई होगी। समर उस समय खुशी से भर गया था, उत्साहित महसूस कर रहा था। इसलिए उसने ये भी नहीं सुना कि ये लोग क्या कह रहे हैं। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। एंशियंट मार्शल आर्ट में निपुण होने के बाद उसकी त्वचा लोहे के जैसी अभेद्य अजय हो गई थी। हालांकि विक्की के पंच में 200 किलोग्राम का फोर्स था। ये ऐसा था जैसे किसी अंडा लोहे पर वार कर रहा हो। जब वो समर पर वार कर रहा था, विक्की का पंच लोहे को तोड़ने के लिए हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस बन गया था। समर को लग रहा था कि अब उसे आम लोगों से लड़ने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसे वहां बस खड़े रहना था और बाकियों को उसे मारने देना था। खुद वो अपने आप चोटिल हो जाएंगे। अपनी त्वचा के अभेद्य हो जाने के बारे में सोचकर समर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। समर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर विकी और भी ज्यादा गुस्से में हो गया था, यह मानते हुए कि समर उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, समर, तुम बहुत निर्दयी हो। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि तुमने स्टील की प्लेट पहनी हुई है। अब तुम बेशर्मी से हंस भी रहे हो। समर ने सुना कि इस बार विक्की क्या कह रहा था, इसलिए उसने अचानक बहुत उदास होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि बेशर्म कौन है? मैं वहीं खड़ा हूं और मैंने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जीत नहीं सकते। तुम सिर्फ एक कचरा हो। उसकी बात सुनकर विक्की गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी नथुने फुलाते हुए कहा, मैं नहीं, तुम कचरा हो। अगर तुमने स्टील की प्लेट नहीं पहनी तो मेरा हाथ तुम्हारी छाती से टकरा कर कैसे टूट सकता है? उसे इस बात पर पूरा विश्वास था कि समर स्टील की प्लेट के कारण ही जीता है। समर ने नफरत से विक्की को देखते हुए कहा, क्या मूर्ख आदमी हो तुम। और इस आदमी को जवाब न देने का फैसला कर लिया था। उसकी बात सुनकर सतीश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, बेटा, मेरे बेटे को इस तरह मूर्ख कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसकी आवाज में गहरा असंतोष था। उसके बेटे का हाथ टूट गया और इस वजह से हमेशा के लिए वो कमजोर हो जाएगा। पिता होने के नाते वो निश्चित रूप से बहुत बुरे मूड में था। समर ने सतीश की तरफ देखा और उसको घूरते हुए कहा, ये तुम्हारा बेटा है जिसने मुझे मारा। मैं तो अपनी जगह पर हिला भी नहीं हूं। अब जब उसका हाथ टूट गया तब भी वो बकवास कर रहा है। क्या वो मूर्ख नहीं है? सतीश समर की बात करने के तरीके से चिढ़ गया था। उसने चिढ़ते हुए कहा, बेटा, अगर तुम इतने अच्छे हो तो मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। उसने समर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। सतीश मार्शल आर्ट एकेडमी का हेड था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो बहुत स्किल्ड फाइटर था। सतीश वास्तव में बहुत तेज भी था और फेमस भी था। वो स्पेशल फोर्स का सोल्जर किंग था। वो बहुत पावरफुल था। हालांकि इन वर्षों में एक अकादमी का हेड बनकर रह गया था और उसे अक्सर सोशल एक्टिविटीज में भाग लेना पड़ता था। सतीश अपने बेटे की तरह सोचता था कि अगर समर ने अपनी छाती पर स्टील की प्लेट भी पहनी हुई है तो इसलिए उसने समर की छाती पर
हमला न करते हुए समर के पैर पर हमला करने की कोशिश की, जो मानव शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। सतीश ने अपना दाहिना पैर अचानक हवा में उठाया और एक जोरदार हमला करते हुए समर के पैरों के ऊपर किक मार दी। ये किक बहुत ज्यादा पावरफुल थी, एक बार में एक पेड़ को गिरा सकती थी। अगर उसने किसी आम इंसान को ये किक मारती तो कितनी दूर जाकर उछलता कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। लेकिन जहां बात समर की थी, वो वहीं पर खड़ा था, शांति से सतीश के दाहिने पैर को देख रहा था। उसकी तरफ वो तेजी से बढ़ रहा था और वो उसे बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। समर को चुपचाप एक जगह खड़ा देखकर सतीश और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि समर उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे चैलेंज देने की भी कोशिश कर रहा है। सतीश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पैर में सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली। 350 किलोग्राम की फोर्स से उसने समर के पैर पर किक मार दी। तभी विक्की ने उत्साह से कहा, समर, इस बार तुम मरने वाले हो। मेरे पापा निश्चित रूप से तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। उसने मन ही मन में पहले ही समर को अपना पैर ढकते और जमीन पर बैठकर माफी मांगते हुए इमेजिन कर लिया था। विक्की जानता था कि उसके पिता उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तभी एकदम कटाक की फिर से आवाज आई। इस बार हड्डी टूटने की आवाज आई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे अभी अभी विक्की के हड्डियों के टूटने की आवाज आई थी। जाहिर है ये उनमें से किसी की हड्डी टूट गई थी। तभी प्राची ने अपनी आंखें हाथों से ढक ली। वहां समर को ये देख नहीं सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि किक लगने से उसका पैर टूट गया होगा। जब सतीश ने समर के पैर पर किक मारी तो पहले वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद वो बुरी तरह से चिल्लाया, अरे, ये मेरे पैर को क्या हो गया? क्योंकि उसे पैर पर किक मारने का एहसास नहीं था, बल्कि धातु के खंभे से टकराने का दर्द हो रहा था। सतीश का पैर स्टील की प्लेट पर फेंके गए अंडे जैसा था। उसके पैर की सारी हड्डियां टूट गई थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी। पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसकी हड्डियां भी टूट गई। सतीश ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, मेरा पांव दर्द कर रहा है। भारी दर्द के कारण सतीश को बुरी तरह से उस दर्द ने रोने पर मजबूर कर दिया। खुद को जमीन पर वो लौटाने से रोक नहीं पाया। सतीश को जमीन पर लुढ़कता देखकर विक्की इतना हैरान हो गया कि अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह से शुतुरमुर्ग का अंडा भी समा सकता था। किसी और को शायद यह पता न होता कि उसके पापा कितने ताकतवर थे, लेकिन विकी को साफ साफ पता था कि वो स्पेशल फोर्सेस का किंग था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पापा जैसा पावरफुल व्यक्ति समर के पैर पर किक मारकर अपना ही पैर तुड़वा लेगा। लोग उस पर जरूर हंसेंगे। समर ने सतीश का तिरस्कार भरे स्वर में कहा, बेवकूफ, अब तुम साफ साफ देख सकती हो ना, मेरे पैर में कोई स्टील की प्लेट नहीं। मैं यहीं पर खड़ा हूं ताकि तुम मुझे हरा दो, लेकिन तुम एक बार भी नहीं करके मुझे हरा सकते। तुम कितने घटिया इंसान हो। वो उन दोनों की इंसल्ट करके उनको अपना गुस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहा था। सतीश का मजाक उड़ाने के बाद समर एक्साइटेड महसूस कर रहा था। वो बहुत ज्यादा संतुष्ट था। एंशिएंट मार्शल आर्ट कितनी पावरफुल होती है। वो अभी लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर ही था, लेकिन उसकी स्किन पहले से ही अवैध बन गई थी। उसके लिए वहां खड़े रहना, लोगों को उस पर वार करने देना पहले से अब ठीक था। वहीं सतीश का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने चौंकते हुए कहा, क्या क्या तुम एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर हो? समर को थोड़ा आश्चर्य हो गया। एक मार्शल आर्ट एकेडमी के हेड को एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में कैसे पता चला? समर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में क्या जानते हो? सतीश का चेहरा धुंधला सा लग रहा था। जाहिर है उसने एंशिएंट मार्शल आर्ट के किसी
ग्रेट फाइटर से मिलने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एंशियंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग थे और वो आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में नजर भी नहीं आते थे। लेकिन सतीश एंशियंट मार्शल आर्ट को जानता था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा नितेश अब एक एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट में ट्रेनिंग कर रहा था। सतीश समझ गया था, क्योंकि समर एक मार्शल आर्ट एंशियंट मास्टर, इसलिए उसको समर को हराना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर वो समर को हराकर अपने बेटे और खुद का बदला लेना चाहता भी, तो उसे अपने बेटे नीतीश को वापस बुलाना पड़ेगा। तभी ट्रिंग 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 सतीश का फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी तो उसका चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि यह फोन उसके बड़े बेटे नीतीश का ही था। सतीश ने तुरंत कॉल अटेंड किया और फोन कान के लगाते हुए कहा, नीतीश, क्या तुम अभी होटल में हो? आज उसके दूसरे बेटे विकी की ब्लाइंड डेट का दिन था। सतीश ने कुछ दिन पहले अपने बेटे बड़े नीतीश को बुलाया था। उसे एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट से वापस बुलाकर अपने दूसरे बेटे की ब्लाइंड डेट में शामिल होने के लिए भी कहा था। फोन के दूसरी तरफ से नीतीश की आवाज आई, पापा, मैं पहले से ही वर्मा होटल में पहुंच गया हूं। आप कितने नंबर रूम में हैं? मैं अभी वहां पर पहुंचता हूं। सतीश ने क्रूरता से समर की तरफ देखते हुए अपने बेटे नीतीश से कहा, मैं वीआईपी नंबर रूम 1 में हूं। तुम तुरंत आ जाओ। मुझे और तुम्हारे भाई दोनों को किसी ने मारा है। जल्दी आओ और हमारा बदला लो। सतीश की बात सुनकर नीतीश के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो एक एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट का फॉलोवर था। उसकी एक कुलीन पहचान थी। जिस कमीने ने उसके पिता को पीटा था, वीआईपी रूम में पहुंचकर वो उस आदमी को सबक जरूर सिखाएगा। नितेश वर्मा होटल के सामने पहुंचा। वो खरगोश की तरह चलता हुआ वीआईपी रूम नंबर 1 की दौड़ा। वो बहुत तेज था और उसने हवा में एक ऐसी छवि छोड़ी जिसने आसपास के लोगों को चौंका दिया था। वहीं उधर सतीश ने अपने टूटे पैर को ढक लिया। उसने उपहास करते हुए समर से कहा, समर, जब मेरा बड़ा बेटा यहाँ आएगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। समर ने अपने हाथ पीछे करके गर्व से कहा, ओह सचमुच? अब मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम्हारा बड़ा बेटा कितना पावरफुल है। पहले जब वो सिर्फ शैडो किंग था, तब उसे कोई नहीं हरा सकता था। अब वो एक एंशियंट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट बन गया था और अब वो निश्चित रूप से तो किसी को भी खुद को हराने नहीं देगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ निजी कमरे का दरवाजा किसी बड़े लंबे आंखें और घनी भौहें वाले व्यक्ति ने किक मारकर खोल दिया। तभी एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अंदर आ गया। ये व्यक्ति बहुत पावरफुल लग रहा था। उसका ऑरा भी बहुत प्रबल था। सर्दी के मौसम में भी उसे ने सिर्फ एक टैंक टॉप पहना हुआ था। उसकी त्वचा सांवली थी और उससे पावर का आभास होता था। युवक ने सतीश का टूटा हुआ पैर देखते हुए पूछा, पापा, आपके पैर को क्या हुआ? सतीश ने समर की तरफ इशारा किया और गुस्से में कहा, नितेश, मुझे समर ने मारा है। मेरा पैर तोड़ दिया। तुम्हारा भाई का हाथ भी उसकी वजह से टूट गया। तुम्हें समर से हमारा बदला लेना ही होगा। उसकी बात सुनकर समर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सतीश इतना बेशर्म होगा। सच तो यह था कि विक्की ने ही उसे पहला मारा था। उसने तो पलटवार भी नहीं किया, और ये जो उसकी लोहे की खाल से लड़ नहीं पाई, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई। समर सतीश और उसके बेटे की बदतमीजी के कारण बहुत गुस्से में था। अगर उसे पहले पता होता तो वो उनसे और भी ज्यादा भयंकर रूप से फाइट करता। नितेश ने उपहास करते हुए कहा, समर, मेरे पिता और भाई से फाइट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? घुटने टेक लो और माफी मांग लो, फिर अपने हाथ खुद ही तोड़ दो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये कहते हुए उसने समर की तरफ घमंड से देखा। उसकी बात सुनकर समर इतना गुस्से में आ गया था कि वो हंस पड़ा। ये परिवार बहुत बेशर्म था। पिता ने उसे मारा, खुद घायल हो गया। बड़ा बेटा बिना कुछ जाने आया और उसने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहा,
वो खुद को समझता क्या है आखिर? समर ने आक्रामक होते हुए कहा। क्या तुमने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें ही आगे आना चाहिए और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। नितेश ने उसी घमंडी आवाज में कहा। समर, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो क्या? समर ने हल्के से मुस्कान के साथ पूछा। तुम कौन हो, मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों, अगर यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और एक कमेंट और एक शेयर जरूर से जरूर करना। तभी नितेश ने गर्व से देखते हुए कहा, मेरा नाम नितेश है। मैं एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर के आर्यन फिस्ट सेक्ट का फॉलोवर हूं। कहीं अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अगर तुम डर गए हो तो घुटने टेक कर माफी मांग लो, यही तुम्हारी जान के लिए अच्छा होगा। आयरन फिस्ट सेक्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट्स में से एक था। इंडिया का एक सबसे पावरफुल वो सेक्ट भी था। 3 सबसे पावरफुल अंडरवर्ल्ड गैंग्स में से 2 आयरन फिस्ट सेक्ट की ही थी। इंदौर के मार्शल आर्ट एकेडमी के बारे में, ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट एकेडमी ही नहीं था, बल्कि आयरन फिस्ट सेक्ट का अपने छात्रों को तैयार करने का स्थान भी था। अगर कोई मार्शल आर्ट टैलेंटेड दिखाई देता तो उसे आयरन फिस्ट सेक्ट में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता था। एंशिएंट मार्शल आर्ट के अपने नियम थे। एंशिएंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाले आम लोगों की लाइफ में कभी दखल भी नहीं दे सकते थे। लेकिन अगर कोई एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट के फॉलोअर्स के इंटरेस्ट में बाधा डालता था या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, तो एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट को अपनी पावर इस्तेमाल करने का अधिकार होता था। जैसे अब नितेश अपने पापा के लिए अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। आयरन फिस्ट सेक्ट। समर पहली बार आयरन ने एंशिएंट मार्शल आर्ट के इस सेक्ट के बारे में सुन रहा था। उसे एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं थी। उसे एंशिएंट मार्शल आर्ट के सेक्ट के बारे में भी इतना कुछ पता नहीं था। हालांकि वो नहीं जानता था कि एंशिएंट मार्शल आर्ट में आर्यन फिस्ट सेक्ट किस लेवल का था। समर डरता तो नहीं था और उसे खतरा महसूस भी नहीं हो रहा था। समर ने तभी नितेश का उपहास करते हुए कहा, तुम तो बस एक आयरन फिस्ट सेक्ट के छात्र हो। आयरन फिस्ट सेक्ट के मास्टर में भी इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कह सके। उसकी आंखों में नफरत बहुत भर चुकी थी। इस दुनिया में उसके माता पिता के अलावा किसी और में इतनी ताकत नहीं थी कि वह समर को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। नितेश द्वारा समर को दी गई धमकियां पहले ही उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचा रही थी। समर बहुत गुस्से में था। नितेश ने गंभीर रूप से हंसते हुए समर की तरफ कदम बढ़ाया और कहा, समर, हमारे सेक्ट के मास्टर का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि एंशिएंट मार्शल आर्ट कितना पावरफुल है। समर ने अपनी इंसाइट एक्टिवेट कर ली और उसकी तरफ देखा। उसने देखा कि नितेश की त्वचा कांस्य चमक से जगमगा रही है। यह उसकी त्वचा के अभेद्य होने का आभास था। यह नितेश लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर था। नितेश की वास्तविक ताकत जानने के बाद समर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके ओपोनेंट के पास भी वही पावर थी जो उसके पास थी। ताकत के एक ही लेवल पर होने के कारण उसे जीतने के लिए तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि फाइट एक्सपीरियंस से आता था। समर शैडो किंग था और उसने सैकड़ों बार विभिन्न प्रकार की फाइट्स का अनुभव किया था। अगर फाइटिंग एक्सपीरियंस की तुलना की जाए तो वह निश्चित रूप से टॉप पर होगा। तभी नितेश जोर से चिल्लाया, रॉक शैटरिंग फिस्ट। उसने अपना दाहिना पंच जोर से घुमाया और 2000 किलोग्राम की फोर्स से हवा को चीरते हुए सीधा समर की तरफ आगे बढ़ा दिया। आयरन फिस्ट सेक्ट में सभी लोग अपने पंचेज की प्रैक्टिस करते थे। वे अपने पंचेज में डमी पत्थर, स्टील की प्लेटें वगैरह पर प्रहार करते थे, जिससे उनके पंच मजबूत और आगे लगने लगते थे। उसका पंच अपनी तरफ आता हुआ देखकर
समर बिजली की स्पीड से अपनी जगह से हिला और पीछे की तरफ खिसक गया। रॉक शटरिंग फिस्ट के इस हमले से सफलतापूर्वक बच गया था। वो ये देखना चाहता था कि आयरन फिस्ट शक्ट आखिर कितना पावरफुल है। नितेश का पंच समर को तो नहीं लगा, लेकिन उसके पीछे रखी मेज चकनाचूर हो गई थी। मेज पर रखी प्लेटें और कटोरे जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े में बट गई। उसकी ताकत देखकर आसपास के लोग दंग रह गए थे। संगमरमर से बने इस वीआईपी रूम की मेज, जो बहुत स्ट्रोंग बनी हुई थी, हथौड़ों से तोड़ने पर भी वो शायद टूट न पाती। वो 1000 किलोग्राम की फोर्स झेल सकती थी, लेकिन अब नितेश ने एक ही पंच में उसे चकनाचूर कर दिया था। इसलिए सब हैरान थे। ये एक साधारण से व्यक्ति के रूप में प्राची विशेष रूप से ज्यादा हैरान थी। उसने ऐसी पावर पहले कभी भी नहीं देखी थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि उसका चेहरा पीला भी पड़ गया था। वो उसका शरीर अब कांपना शुरू कर चुका था। तभी समर ने प्राची को पीछे खींचते हुए कहा, प्राची, पीछे रहो। यह आदमी बहुत पावरफुल है, मुझे इसे संभालने दो। उसे डर था कि कहीं प्राची को चोट न लग जाए। समर ने प्राची और दर्शन को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। सतीश और विकी भी कमरे से बाहर चले गए। श्रुति भी बाकी सबको जाता हुआ देखकर डरकर उनके पीछे पीछे चली गई। वे सब दरवाजे के पास खड़े होकर कमरे में मौजूद समर और नितेश को देखने लगे थे। हालांकि वे सामान्य लोग थे, फिर भी वे कमरे के अंदर की हवा को, बदलाव को महसूस कर रहे थे। लड़ाई से पैदा हुआ शोर बहुत तेज था, यहां तक कि वो भी परेशान हो गया था। गौरव, उसे भी खबर हो गई थी। वो जल्दी से वीआईपी रूम नंबर 1 के पास आ गया था। वो देखना चाहता था कि आखिर वहां क्या हो रहा है। जैसा ही गौरव वीआईपी रूम में पहुंचा तो उसने समर को देखा। उसने समर को देखते ही पूछा, बड़े भाई समर, क्या हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं गार्ड को बुलाऊं? समर ने उसे हाथ मिलाया और उसे अंदर न आने को कहा। दरवाजे पर यूं ही खड़े मत रहो, अंदर भी मत आना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे। ये दो एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स के बीच की लड़ाई थी। गौरव जैसे आम लोग कोई मदद नहीं कर सकते थे। ये सब बेकार था। तभी नितेश का दाहिना पैर जमीन पर पड़ा और संगमरमर के फर्श के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका शरीर बंदर की तरह फुर्तीला था। वो तुरंत समर के सामने प्रकट हो गया। उसने समर की तरफ बेरहमी से पंच घुमाया। समर भी बिजली की तरह फुर्ती से तेज हुआ और उसकी बाईं ओर झुककर नितेश के पंच को चकमा दे दिया। नितेश का पंच समर पर न लगकर दीवार से जा टकराया। इससे दीवार पर एक बड़ा सा छेद हो गया था। दरवाजे पर खड़ी भीड़ भी हैरान हो गई थी। सभी के मन में एक ही बात चल रही थी, ये क्या बकवास है? क्या यहाँ कोई एक्शन मूवी चल रही है? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई एक पंच से दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे कर सकता है। उन्होंने ऐसा पहले सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज में ही देखा था। तभी गौरव ने समर को चिंता भरे स्वर में कहा, समर भाई, सावधान रहिए। गौरव यह देखकर चिंतित था कि नितेश बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी विक्की ने अपने बड़े भाई की तारीफ करते हुए सतीश से कहा, पापा, बड़े भाई तो बड़े पावरफुल हैं। आखिरकार वो आयरन फिस्ट सेक्ट का छात्र है। समर तो आज गया, उसको बड़े भाई से कोई नहीं बचा सकता। तब सतीश ने सिर हिलाते हुए कहा, नितेश के समर को हराने के बाद हम उसके सीने पर पैर रखकर उसे माफी मंगवाएंगे। इसके बाप बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे समर से सख्त नफरत करते थे। तभी उधर रूम के अंदर नितेश ने समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, क्या तुम सिर्फ चकमा देना जानते हो? क्या तुम उसे फाइट करने से डर रहे हो? वो ये देख पा रहा था कि समर सिर्फ उसकी ताकत को चकमा ही दे रहा था। उसकी बात सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारी रॉक शटरिंग फिश तकनीक कितनी पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत देखकर बहुत निराश हुआ हूं।
नितेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझसे लड़ो, बस मेरे वार से बचना बंद करो, समर ने अहंकार से कहा। हाँ, तो चूंकि तुम खुद मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। आओ, मैं तुम्हें एक ही पंच में हरा दूंगा। उसकी आवाज अहंकार, पावर और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। नितेश ने भी उपहास करते हुए कहा, समर, क्या तुम ठीक हो? तुम होते कौन हो जो मुझे एक ही पंच में हरा दोगे? मैं लोअर हेवन टीयर का फर्स्ट स्टेज फाइटर हूं। तुम मुझे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं हरा पाओगे। ये कहते हुए नितेश जोर जोर से हंसने लगा। वो दरवाजे पर खड़े ज्यादातर लोगों ने भी अपना सिर हिला दिया। उन्होंने सोचा कि समर शेखी बघार रहा है। उन्होंने बस नितेश की ताकत देखी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि समर उसे ऐसे हरा पाएगा। सभी के विचारों और शंकाओं के बावजूद समर स्थिर खड़ा रहा। समर ने नीतीश के हमले से कोई डर नहीं लग रहा था। जब वो उनसे बच रहा था, वो सिर्फ बाकी एंशिएंट मार्शल आर्ट और उनकी पावर जानना चाहता था। उन्हें देखने के बाद समर को यकीन हो गया कि उसकी तकनीक वो जितनी पावरफुल ये तकनीक थी नहीं। नितेश समर की वजह से नाराज था। वो इंदौर के मार्शल आर्ट एकेडमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लोअर हेवन किंगडम के क्षेत्र में फर्स्ट स्टेज तक पहुंचने में उसे केवल 3 साल लगे थे। हर बार जब नितेश इंदौर वापस आता तो सभी उसका बहुत सम्मान भी करते थे। समर उसकी इंसल्ट करने वाला इंदौर में पहला व्यक्ति था। नितेश ने समर को नीची नजरों से देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि समर उससे कमजोर है। वो समर को सबक सिखाना चाहता था। अगर उसे पता चलता कि समर सिर्फ एक ही दिन में लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज में पहुंच गया है, तो उसे बहुत शर्म महसूस होती। समर एक ही दिन में लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने में सक्षम हो गया था। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था, क्योंकि वो पहले से ही शैडो किंग था। वो पहले से ही अंडरवर्ल्ड का टॉप किंग था, बाकी सभी से ऊपर था। समर के लोअर हेवन किंगडम के फिश स्टेज तक पहुंचने में उसे बस कुछ ही समय और तरीका लगा। तभी नितेश मुस्कुराते हुए बोला, समर, मैं एक रेपुटेड व्यक्ति हूं। तुम ये कहकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो कि तुम मुझे एक पंच में हरा दोगे। तुम्हें आज अपने शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए वो समर की तरफ चल पड़ा। नितेश बहुत गुस्से में था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसके हर कदम के साथ संगमरमर के फर्श पर एक टुकड़ा टूटता नजर आ रहा था। जब तक समर के सामने वो पहुंचा, फर्श का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वहां पर भूकंप आया हो। लेकिन देखना यह था कि क्या वो समर को हरा पाएगा या नहीं। क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल सुकून एफएम और कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एक लाइक करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करवाने में हमारी मदद कीजिए, जिससे आपको हम और भी नई नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा नया चैनल मिस्ट्री कार्टून वाले चैनल पर वहीं पर सारी कार्टून वाली वीडियो वाली कहानी ही आएंगी, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। और अगर किसी को लिंक ना मिले तो इस डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर चैनल पर जा सकते हैं।